तो पहले एपिसोड का नाम है द जंगल एपिसोड और शुरुआत में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां एक इंसान किसी दूसरे इंसान की लाश को घसीट रहा था। तभी जंगल के रास्ते से एक पुलिस वाला गुजरता है और उसे इसकी आवाज आती है। अब इनिशियली तो ये पुलिस वाला तहकीकात करने बाइक से उतरता है, लेकिन फिर वो खुद डर के यहाँ से निकल लेता है। इसके बाद सीन बालागढ़ पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है जहाँ चिदम नामक बंदा सभी पुलिस वालों की चाय वगैरह दे रहा था। यहाँ पुलिस स्टेशन में हम अपने लीड कैरेक्टर बिधौन से मिलते हैं जो कि सब इंस्पेक्टर है। बिधौन के अंदर अशोक, सुतपा और स्वपनदा भी काम करते हैं। उस शाम ये सभी एक पूजा में जाते हैं जहाँ चिदम बकरी की बलि देता है। दिन सभी पुलिस वाले अपने सीनियर ओसी आदर्श से मिलते हैं जो कहते हैं कि कल उनके ग्रैंड डॉटर की राइस सेरेमनी है। मतलब पहली बार चावल खिलाने की सेरेमनी होती है ना, जिसे अन्नप्राशन भी कहते हैं, वैसा ही कुछ। और इसीलिए ओसी आदर्श कल ऑफिस नहीं आएंगे। इनफैक्ट वो लीव भी अप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि ये बस एक दिन की बात है। आदर्श यहाँ क्लियरली कहते हैं कि जब तक कल कुछ अर्जेंट ना आ जाए तब तक बिधन उन्हें कॉल करके डिस्टर्ब ना करे। अब अगले दिन पुलिस स्टेशन में ओसी आदर्श के भी सीनियर आईसी आ जाते हैं और ऐसे में बिधन को आदर्श को कॉल लगाना पड़ जाता है। आईसी यहाँ बस अपनी बेटी की शादी की इनविटेशन देने आए थे, लेकिन इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि गांव के प्रधान के बहन का हस्बैंड दिनेश गायब है। एनीवेज यहाँ आदर्श बिधन को डांटते हैं फॉर कॉलिंग हिम और इसके बाद नरोत्तम नामक इंसान पुलिस स्टेशन आता है। नरोत्तम पंचायत प्रधान की तरफ से आया था टू इंक्वायर अबाउट दिनेश और बिधन बोल देता है कि इनकी जांच पड़ताल चल रही है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जो बताता है कि उसके घर से सोने के गहने चोरी हो गए हैं जो वो अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किया था। इसकी जांच पड़ताल के लिए बिधन सुतपा और अशोक को भेज देता है। इसके बाद बिधन अपने घर पे लंच करने जाता है जहां हम समझ पाते हैं कि उसकी बीवी बृष्टि प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी अगले हफ्ते ही होने वाली है। बृष्टि काफी परेशान रहती है क्योंकि बिधन को अपनी ड्यूटी से ज्यादा फ्री टाइम मिल ही नहीं पाता। हम ये भी समझ पाते हैं कि इनकी लव मैरिज हुई है जिससे इन दोनों की फैमिलीज इनसे मुंह फुला के बैठी है और ऐसे में ये लोग अपने फैमिली मेंबर्स से मिलते तक नहीं है। खैर लंच के बाद बिधन टुडूपाड़ा के जंगल में जाता है एज उसे रिपोर्ट मिली थी कि यहाँ एक लाश मिली है। बिधन और स्वपनदा इस लाश तक पहुंचते हैं और वो पाते हैं कि लाश के सर को धड़ से अलग किया गया था। इस लाश को पहचान पाना मुश्किल था। स्टिल नरोत्तम क्लियरली कहता है कि ये दिनेश की लाश नहीं है। क्यों? क्योंकि दिनेश की एक हाथ की उंगली कटी हुई थी जबकि लाश की सारी उंगलियां सही सलामत है। अब यहाँ आईसी सर भी आते हैं और लोगों की भीड़ जमा होती है और प्रेस वाले भी पहुंच चुके थे। भीड़ को हटाने के बाद बिधन आईसी सर को कार तक छोड़ने जाता है। वहीं स्वपनदा मीडिया को इंटरव्यू देने लगते हैं। अब जैसे ही बिधन लाश के पास लौटता है वो पाता है कि लाश का सर ही गायब हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, इसी पॉइंट पे पहली एपिसोड खत्म हो जाती है। अब दूसरे एपिसोड का नाम है द हेडलेस वन और यहाँ बिधन फौरन आसपास के लोगों की चेकिंग करता है टू सी कि कहीं वो लोग सर लेके तो नहीं भाग रहे। बिधन लाश के सर गायब होने वाली बात आदर्श को बताता है और ओसी आदर्श उस पे बहुत भड़कते हैं। इनफैक्ट आईसी भी बिधन को कॉल करके डांटते हैं कि उसके रहते सर कैसे गायब हो सकता है। इन सीन से हम समझ पाते हैं कि कैसे सीनियर ऑफिसर्स काम का सारा बोझ बिधन पे डाल रहे थे और गलती होने पे सारा ब्लेम भी उस पे ही डाला जा रहा था। तुरंत ही जंगल में सर्च जारी होती है और यहाँ पुलिस को ऐसा महसूस होता है कि कोई तो भाग रहा है। पुलिस इस भागते हुए इंसान का पीछा करती है लेकिन ये इंसान उनके हाथ नहीं आता। तभी अशोक को कॉल आता है कि बिधन की वाइफ गिर गई है और उसे अस्पताल में एडमिट किया गया है। अशोक फौरन बिधन को लेकर हॉस्पिटल जाता है जहाँ बिधन अपनी बीवी बृष्टि से मिलता है। बृष्टि ठीक थी लेकिन वो बिधन से बहुत ज्यादा अपसेट थी क्योंकि बिधन अपनी ड्यूटी के चक्कर में उसे इग्नोर कर रहा था। इनफैक्ट यहाँ बृष्टि के पेरेंट्स आए हुए थे जो कि बिधन को देख के ताने मारते हैं कि इसी वजह से वो अपनी बेटी को पुलिस वाले से शादी नहीं करने देना चाहते थे। खैर सिचुएशन नॉर्मल होते बिधन को वापस जंगल जाना पड़ता है जहाँ आईसी बहुत ज्यादा गुस्से में थे, लेकिन ओशी आदर्श किसी तरह उनसे एक हफ्ते का टाइम मांगता है टू क्लोज दिस केस। साथ ही आईसी ये भी कहते हैं कि सर गायब होने वाली बात मीडिया में नहीं आनी चाहिए। अब इस पॉइंट बिधन को जंगल में एक कड़ा जैसा एंकलेट मिलता है। तभी बिधन को वापस कॉल आता है सेइंग कि उसकी वाइफ की अर्जेंट ऑपरेशन होनी है। बिधन तुरंत हॉस्पिटल जाके साइन वगैरह करता है जिसके बाद ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है जहां बिधन और बृष्टि को बेटी हुई थी और बेटी को गोद में उठाने बृष्टि की मां पहले चली जाती है। नाउ दिस वाज अ बिग डील क्योंकि ऑपरेशन से पहले बृष्टि बिधन से प्रॉमिस ली थी कि इनके बच्चे को सबसे पहले गोद में बिधन ही उठाएगा, लेकिन उसके ऐसा ना करने से बृष्टि और भी अपसेट होती है। लेकिन बिधन यहाँ किसी तरह बृष्टि को मना लेता है एंड फाइनली आगे चल के अपनी नवजात बेटी को गोद में भी लेता है। अब अगले दिन बिधन बाकी पुलिस कर्मी को वो एंकलेट दिखाता है और यहाँ चिदम बताता है कि ऐसे एंकलेट्स वो लोग एक वीक तक पहनते हैं जो गजन उत्सव के लिए किसी तरह की स्पेशल मन्नत मांगे हैं। चिदम खुद ये एक वीक के लिए पहना है और ये एंकलेट दोनों पैर में पहना जाता है। यानी कि दोस्तों जो कोई भी भागा था उसके एक पैर में ही एंकलेट होगा और इस तरह से उस इंसान को पकड़ा जा सकता है। बस फिर क्या था, बिधन, अशोक और स्वपनदा फौरन उस जगह पे जाते हैं जहाँ उत्सव मनाने के लिए भक्तजन इकट्ठा हुए थे और ये तीनों सबके पैर चेक करने लगते हैं। अब उत्सव के दौरान एक मेन आदमी कहता है कि रोबी और कार्तिक पे इस बार शिव जी का आशीर्वाद है और दोनों पजेस हुए हैं। इसके बाद भक्तजन एक गेम खेलते हैं जहाँ इन्हें शिव जी की
टाइगर क्लॉथ, डमरू और त्रिशूल ढूंढना था। इसी खोजबीन में रोबी और कार्तिक को जमीन के अंदर से एक इंसानी हाथ मिलता है जिसकी एक उंगली कटी थी, यानी कि ये हाथ दिनेश की थी। इसी पॉइंट पे सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। अब थर्ड एपिसोड का नाम है द एलाइज ऑफ डेडली स्नेक और यहाँ शुरुआत में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में दिनेश अपने पिता के गुजर जाने के बाद अपने चाचा के साथ मिलकर अपने पिता की सारी प्रॉपर्टीज बेच दिया था, लेकिन दिनेश के चाचा अजित हेला अब दिनेश को एक भी पैसा नहीं दे रहे थे, सेइंग कि दिनेश के पिता तो उसे अबैंडन कर दिए थे जब दिनेश प्रधान की बेटी से शादी किया। इस बात पे इन दोनों में हाथापाई हो जाती है, जहाँ दिनेश अंकल अजित हेला को चोटिल भी कर देता है। ऐसे में अजित हेला कसम खाता है कि वो 3 दिन के अंदर दिनेश को खत्म कर देगा। अब प्रेजेंट में दिनेश की लाश मिल गई है और ऐसे में दिनेश की माँ और पत्नी सारा इल्जाम अजित हेला पे ही डाल रही थी। यहाँ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गया था क्योंकि पंचायत से रिलेटेड था दिनेश, और इनहेरिटेंस वाला एंगल भी आ गया था, जिस वजह से ये केस थोड़ा पेचीदा होता जा रहा था। और ऐसे में टाउन के जो डीएसपी थे वो भी इन्वॉल्व होते हैं। डीएसपी सख्त हिदायत देते हैं कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। अब आगे हमें पता चलता है कि अशोक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 लोग तो वही रोबी और कार्तिक है क्योंकि उन्हें ही लाश मिली थी, और तीसरा एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है जिसके पैर में सिर्फ एक ही एंकलेट पाया गया था। अशोक और स्वपन दा इन तीनों को खूब पीटते हैं, लेकिन तीनों का कहना था कि इनका कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में ये लोग अजित हेला की कॉल डिटेल्स निकालते हैं और ये पाते हैं कि वो देर रात किसी निबारुन हालदर को कॉल किया था जो कि एक टीचर है। अब निबारुन हालदर के कॉल डिटेल से एक और नंबर मिलता है जिसपे वो रोज 1.5 घंटे बातें करता था। वो नंबर 13 तारीख से स्विच्ड ऑफ है और दिनेश की ऑटोप्सी रिपोर्ट भी कहती है कि वो 13 तारीख को ही खत्म हुआ था। सो इट्स पॉसिबल कि अजित और निबारुन मिलकर किसी को हायर किए होंगे जो कि दिनेश को खत्म कर दिया। बस फिर क्या था, अशोक यहाँ अजित और निबारुन को उठा लाता है, देन पीटना शुरू करता है। लेकिन अजित का भी कहना था कि वो दिनेश को नहीं खत्म किया है, वो तो बस दिनेश को डराने के लिए बोला था कि वो उसे समाप्त कर देगा। अब इसी सब के बीच गोपालपुर थाने से एक मिसिंग केस इस थाने पे आती है और बिधन मिसिंग पर्सन की फोटोज वगैरह प्रिंट करवाता है। देन वो चिदम को ये फोटो मिसिंग बोर्ड पे टांगने को कह देता है। खैर इसके बाद एकदम से अजित और निबारुन कहने लगते हैं कि उन्होंने ही दिनेश को खत्म किया है। दिस वाज शॉकिंग, बट देन हम ये समझ पाते हैं कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस इन्हें बहुत मार रही थी, तो ऐसे में ये दोनों यहाँ कन्फेस कर लिए ताकि इनकी पिटाई बंद हो सके, एंड देन कोर्ट में जाके बोल देंगे कि इन्होंने कत्ल नहीं किया है। ये आइडिया इन्हें स्वपन दा और चिदम से आया था और ऐसे में बिधन और अशोक स्वपन दा और चिदम पे भड़कते हैं। खैर उस रात चिदम पुलिस स्टेशन कॉल करके बताता है कि उसके घर के आसपास 3 लोग घूम रहे हैं। पुलिस वहां जाती है और इन 3 लोगों को अरेस्ट करती है जो कि मोस्टली चोरी करने की प्लानिंग कर रहे थे। बिधन यहाँ चिदम की बेटी से मिलता है जिसका नाम भी बृष्टि ही था। खैर इसके बाद अशोक अपना फेवरेट काम शुरू करता है, यानी पकड़े गए 3 लोगों की धुलाई। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि दिनेश के फोन में एक और सिम यूज हुई थी जिसपे कई केसेस हैं। ये सिम किसी विजय भोक्ता नाम से रजिस्टर्ड है और ऐसे में अशोक और बिधन विजय भोक्ता को ट्रैक करते हैं। नाउ सरप्राइजिंगली विजय भोक्ता इन्हें चिदम के घर पे मिलता है और उसका कहना था कि वो उसका फोन नहीं था बल्कि चिदम का फोन था। ये सुनकर चिदम चौंक जाता है और वो कहने लगता है कि उसके पास तो फोन खरीदने के पैसे तक नहीं है। लेकिन यहाँ चिदम के बॉक्स से एक फोन वाकई में निकलता है। ऐसे में पुलिस विजय भोक्ता और चिदम दोनों को अरेस्ट करती है और यहीं पे थर्ड एपिसोड खत्म होता है। अब फोर्थ एपिसोड का नाम है द वेब ऑफ इल्यूजन्स और यहाँ अशोक अपना फेवरेट काम शुरू करता है, यानी विजय भोक्ता और चिदम की धुलाई। स्वपन दा और बिधन के मन में चिदम के लिए हमदर्दी थी क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में काम करता था, इन्हें चाय पानी लाके दिया करता था। खैर काफी मार खाने के बाद चिदम एक्सेप्ट करता है कि वो उसका ही फोन था। दरअसल चिदम की बेटी हमेशा उससे फोन के लिए जिद करती थी और ऐसे में चिदम लोकल बार से एक इंसान का फोन चुरा लिया था ऑन द 13th। खैर अब अगर आपको याद हो तो पुलिस स्टेशन में एक बूढ़ा आदमी आया था जिसके सोने के गहने चोरी हो गए थे। इस केस में अशोक 3 लोगों को पकड़ा था, वही 3 लोग जिसके बारे में चिदम इन्फॉर्मेशन दिया था, जो लोग चोरी करने जा रहे थे। लेकिन ये 3 लोग कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि नहीं इन्होंने कोई चोरी नहीं करी है। ऐसे में अशोक इन्हें छोड़ देता है लेकिन इन पे नजर रखे हुए था और इनमें से एक बंदा छूटते ही किसी जयंता को कॉल करता है। अशोक पीछे से उसकी बात सुन लेता है और फौरन जयंता की दुकान पे जाता है। यहाँ पुलिस को चोरी की गई ढेर सारे सोने की ज्वेलरी मिलती है जिसमें उस बूढ़े इंसान की भी ज्वेलरी थी। वो बूढ़ा इंसान काफी खुश होता है, पुलिस को थैंक यू कहता है, देन अपनी ज्वेलरी को छांटता है, ले जाता है और पुलिस यहाँ एटलीस्ट एक केस तो सॉल्व कर ली थी। तभी नरोत्तम वापस दिनेश वाली केस को लेकर सवाल जवाब करने आता है और बिधन नोटिस करता है कि उसके गले में एक स्पेशल गोल्डन पेंडेंट थी। ये वही पेंडेंट थी जो कि बिधन जयंता के चोरी किए गए गोल्ड वाले स्टैश में भी देखा था। नरोत्तम बताता है कि दिनेश भी ऐसी पेंडेंट पहनता था, उसकी फैमिली में सब लोग पहनते हैं, यानी हो ना हो कातिल जरूर दिनेश की वो पेंडेंट जयंता को बेचा होगा। ऐसे में जयंता को फौरन वापस बुलाया जाता है एंड देन इस पेंडेंट के बारे में पूछा जाता है। जयंता बताता है कि संक्रांति के दिन एक आदमी उसको ये पेंडेंट बेचा था। ऐसे में तुरंत जयंता के दुकान की संक्रांति
के दिन वाली सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है और यहाँ उस आदमी का चेहरा क्लियर दिख जाता है जो कि पेंडेंट लेके आया था। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि चिदम था। जी हाँ दोस्तों, अशोक तुरंत ही चिदम को पीटना शुरू करता है। वहीं बिधन चिदम से प्यार से इस बारे में पूछता है। चिदम फाइनली कहता है कि वो बिधन को सब कुछ बता देगा। चिदम बताता है कि दिनेश उसके घर किसी काम के सिलसिले में आया था और चिदम अपनी पत्नी झुमुर को दिनेश के लिए चाय बनाने बोला। झुमुर यहाँ दिनेश को फॉर सम रीजन लाइन दे रही थी। अब घर पे दूध नहीं थी, इसलिए चिदम दूध लाने गया, लेकिन जब वो वापस आया तो दिनेश और झुमुर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। इस बात से चिदम को धक्का लगा और वो दिनेश को यहाँ से जाने को कहा। अब इस घटना के कुछ दिन बाद चिदम और दिनेश फिर से साथ में दारू पी रहे थे, जब दिनेश चिदम की बीवी झुमुर के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगा। लाइक वो बहुत ज्यादा सुंदर है, चिदम उसे कैसे पटा लिया और वो हर हफ्ते एक बार झुमुर के साथ इंटीमेट होना चाहता है, जिसके लिए वो चिदम को पैसे भी देगा। ये सुनकर चिदम इतना भड़क गया कि वो दिनेश के सर पे पत्थर मार के उसे समाप्त कर दिया। यहीं पे 4th एपिसोड भी समाप्त होता है। अब 5th एपिसोड का नाम है विभीषण और यहाँ तक केस सॉल्व हो चुकी है, यानी चिदम ही दिनेश को समाप्त किया है। बट देन केस में एक नई ट्विस्ट आती है। पुलिस वालों से मिलने सौरभ नाम का एक आदमी आता है जो बताता है कि उसे चिदम की बीवी बहुत अट्रैक्टिव लगती थी। ऐसे में सौरभ हमेशा चिदम के घर के आसपास घूमता था ताकि वो उसकी बीवी को देख सके। और एक दिन चिदम सौरभ को घर के अंदर बुलाता है। यहाँ अगेन सेम सिचुएशन हुआ जहाँ चिदम दूध लाने गया और वापस आने पे वो सौरभ और झुमुर को इंटीमेट होता पाया। नाउ सौरभ का कहना है कि तब से चिदम उसे कई बार ब्लैकमेल किया है और हमेशा उससे पैसे वगैरह लेता रहता है। इसका मतलब दोस्तों इट्स क्वाइट पॉसिबल कि चिदम और उसकी बीवी झुमुर का यही धंधा था, जहां झुमुर अपनी सुंदरता से लोगों को फंसाती थी, देन चिदम इन्हें रंगे हाथों पकड़ता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसा लेता था। सौरभ चिदम को 10,000 रुपए तक दे चुका है, साथ ही अपनी गोल्ड वाली वेडिंग रिंग भी दिया है। यह पता लगते पुलिस वालों का मन था कि वो चिदम को पीट के उससे सारी बातें उगलवाएंगे, लेकिन बिधन यहाँ दूसरा रास्ता अपनाता है। वो चिदम को उसका रेगुलर काम करने देता है, यानी चाय लाना एंड ऑल। देन वो चिदम के परिवार के सामने भी ये बात रिवील नहीं करता कि चिदम एक कातिल है। इनफैक्ट बिधन यहाँ चिदम के फैमिली को पैसे तक देता है और चिदम भी भाग नहीं रहा था। बेसिकली बिधन यहाँ चिदम का ट्रस्ट जीत के फाइनली उससे अकेले में पूछता है कि उसने कौन कौन से क्राइम्स किए हैं। जो कुछ भी वो किया है वो सब कुछ क्लियरली बताए, क्योंकि एक बार FIR रिपोर्ट रेडी हो जाएगी तो उसी हिसाब से चिदम को सजा सुनाई जाएगी। बिधन उसकी सजा कम करने की गुजारिश भी करेगा, लेकिन बाद में अगर चिदम के और भी क्राइम सामने आए तो सजा बढ़ ही जाएगी। ऐसे में चिदम कहता है कि उसका एक औरत के साथ अवैध संबंध था। बेसिकली इनके गांव में गोविंदो सरखेल करके एक आदमी था जो कि हाल ही में कुएं में डूब के समाप्त हो गया था। उसी की बीवी के साथ चिदम के संबंध थे और ये संबंध तब से थे जब गोविंदो जिंदा भी था। इनफैक्ट गोविंदो चिदम और अपनी बीवी को एक साथ पकड़ लिया था और ऐसे में चिदम ही गोविंदो को कुएं में गिरा के उसे समाप्त किया। यानी कि दोस्तों चिदम एक नहीं बल्कि 2 लोगों को निपटा चुका है। इनफैक्ट वो 20-25 लोगों से पैसे लिया है, उन्हें ब्लैकमेल करके यूजिंग हिज वाइफ झुमुर। बाय द वे मैं आप व्यूअर्स को बता दूं कि फिलहाल झुमुर का कोई अता पता नहीं है। खैर आगे चिदम के बारे में आईसी और ओसी सबको पता लगता है और सभी शॉक में थे। आईसी तो इस बात से और भी शॉक में थे कि बिधन चिदम को खुलेआम पुलिस स्टेशन में घूमने दे रहा था, जहां चिदम अपना रेगुलर काम कर रहा था। बिधन का कहना था कि इसी तरह से चिदम का ट्रस्ट जीत के वो उससे और भी बातें उगलवाएगा। खैर अब आगे इससे पहले बिधन FIR रिपोर्ट तैयार करता, चिदम फिर से बिधन से एक कमरे में अकेले बात करता है, जहां वो बताता है कि उसने 2 नहीं बल्कि 3 लोगों को समाप्त किया है। जी हाँ दोस्तों, चिदम कहता है कि जो एक मिसिंग आदमी की फोटो चिदम बोर्ड पे लगाया था उसे भी वही खत्म किया है। फिर एकदम से चिदम कहता है कि उसे 3 नहीं बल्कि 4 कत्लों के बारे में पता है। 4 भी नहीं बल्कि 8 कत्लों की वो जिम्मेदारी लेता है। यहाँ चिदम 8 लोगों का नाम बोलता है और दोस्तों ये 8 लोग वही थे जिनकी मिसिंग वाली बोर्ड पे फोटोज लगी थी विथ नेम्स। अगर आप चाहो तो इस सीन को पॉज करके 8 लोगों के नाम पढ़ सकते हो। बिधन तुरंत जाके ये बात सभी पुलिस वालों को बताता है और सभी ये सुन के शॉक में थे। पुलिस वालों के हिसाब से चिदम विभीषण की तरह है, जहाँ वो पुलिस स्टेशन में ही काम करता था और वो 8 लोगों को निपटा चुका है। अभी तो इस एपिसोड का नाम विभीषण है, इनफैक्ट सीरीज का भी यही नाम है और 5th एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। अब 6th एपिसोड का नाम है द ट्रायल बाय फायर और यहाँ बिधन चिदम को छोड़ देता है ताकि वो मंदिर में जाके पूजा कर सके। दरअसल चिदम ऐसा मन्नत रखा था कि जिस दिन वो अपने गुनाहों को कन्फेस कर लेगा उस दिन वो पूजा करने जाएगा। अब सभी पुलिस वाले परेशान थे क्योंकि बिधन चिदम को खुलेआम बाहर जाने दे रहा था और ऐसे में चिदम भाग भी सकता था, लेकिन बिधन को भरोसा था कि चिदम नहीं भागेगा। मोरओवर भले चिदम फ्रीली घूम रहा था लेकिन पुलिस वाले लगातार उसके पीछे थे। यहाँ से चिदम बिधन के घर पे भी प्रसाद वगैरह पहुंचाने जाता है और वो आराम से ये सब करता है विदाउट हार्मिंग एनीवन। बिधन की वाइफ को भी हार्म नहीं करता। अब इस पॉइंट पे ADSP भी इस केस में इन्वॉल्व हो गए थे और वो चिदम पे हाथ उठाने जाते हैं, लेकिन बिधन उन्हें रोकता है। ऐसे में ADSP बिधन पे भड़कते हैं और उसे फायर करने की धमकी देते हैं। नाउ यहाँ आता है एक और ट्विस्ट।
एडीएसपी के सामने चिदम कहने लगता है कि वो एक भी कत्ल नहीं किया है और वो ये सब कन्फेशन इसलिए किया क्योंकि पुलिस वाले उसे पीट रहे थे। यानी कि चिदम को अपराधी साबित करने के लिए पुलिस वालों को चिदम के खिलाफ सबूत ढूंढना होगा। बिधन आईसी को बताता है कि चिदम 9 लोगों को मारा है, 8 गायब हुए लोग और 1 दिनेश। वो सिर्फ 1 फुट गहरी कब्र खोदता है क्योंकि अगर पुलिस को बॉडी मिल भी गई लेकिन बॉडी का हेड नहीं मिला तो कुछ भी प्रूव नहीं हो पाएगा। एंड सिंस बॉडी का सर अब तक मिसिंग है, अगर आपको याद हो तो गायब हो गया था वो सर, तो ये लोग प्रूव नहीं कर पाएंगे कि चिदम ही कातिल है। अब दोस्तों ये सारी बातें प्रेस का एक आदमी सुन लेता है और वो पेपर में, न्यूज में, हर जगह ये बात छाप देता है, लीक कर देता है कि पुलिस के पास से बॉडी का सर गायब हो गया है। ऐसे में ये केस पब्लिक में आ जाती है और सभी बिधन को स्केपगोट बना के उसे सस्पेंड कर देते हैं। दूसरी तरफ अशोक अपना फेवरेट काम कर रहा था, यानी चिदम को पीटना, लेकिन चिदम अपना मुंह नहीं खोल रहा था। इनफैक्ट चिदम तो भागने की भी कोशिश करता है लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। इस पॉइंट तक पुलिस वालों को समझ आ गया था कि चिदम सिर्फ और सिर्फ बिधौन के सामने ही अपना मुंह खोलेगा क्योंकि बिधौन ही उसे बहला फुसला सकता है और कहीं ना कहीं उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है। ऐसे में सस्पेंडेड बिधौन को अनऑफिशियली केस पे लाया जाता है और वो चिदम को आजाद करता है। बिधौन चिदम को डॉक्टर के पास ले जाता है, उसे खाना खिलाता है और उसके घर तक भी उसे लेके जाता है। यहाँ एक पॉइंट पे चिदम के पास बिधन के बाइक को लेके भागने का मौका था और यहीं 6th एपिसोड खत्म हो जाती है। नाउ 7th एपिसोड यानी फिनाले एपिसोड का नाम है रिस्टोरेशन ऑफ धर्मा और यहाँ हम समझ पाते हैं कि भले चिदम के पास भागने का मौका था लेकिन वो नहीं भागा। इसके बाद चिदम और बिधौन बैठ के बातें करते हैं जहाँ ये अपने घर परिवार के बारे में बात करते हैं, मोस्टली अपनी बेटियों के बारे में। बिधौन कहता है कि फिलहाल वो सस्पेंडेड है और अगर उसे बॉडी का सर नहीं मिला तो उसकी नौकरी भी चली जाएगी। ये सुनकर चिदम अपनी कहानी बताने लगता है कि कैसे वो बचपन से मोटी बुद्धि का था। इनफैक्ट वो स्कूल तक कंप्लीट नहीं किया। ऐसे में घर के लोग उसके भाई की इज्जत करते थे लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं करता था। वैसे उसका भाई भी जॉबलेस ही था और एक दिन उसका भाई एक लड़की को शादी करने के लिए घर ले आया। घर में सभी लोग खुश थे लेकिन तभी उसके भाई की एक्सीडेंट हो गई जिसमें उसका भाई चल बसा। तब घर वाले उस लड़की की शादी चिदम से करवा दिए और यही लड़की थी झुमुर। फिर चिदम को झुमुर से बेटी भी हुई लेकिन एक दिन वो झुमुर के पास महंगी फोन देखा। अब ये लोग तो इतना महंगा फोन अफोर्ड कर नहीं सकते थे, तो ऐसे में चिदम को पता लगता है कि उसकी बीवी पैसे, जेवर और कीमती चीजों के लिए दूसरे मर्दों के पास जाती है। चिदम इस आपदा को अवसर बनाते हुए अपनी बीवी का इस्तेमाल करके दूसरे मर्दों को फंसवाने लगा। एंड देन जब वो अपनी बीवी और गैर मर्द को रंगे हाथ पकड़ता तो उस मर्द को ब्लैकमेल करके उससे पैसा, ज्वेलरी सब लेने लगता। लेकिन एक दिन उसकी बीवी सारा पैसा और जेवर गहने लेके फरार हो गई। अब चिदम को पैसे की जरूरत थी क्योंकि वो अपनी बेटी को बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहता था और इसीलिए वो लोगों को खत्म करना शुरू किया और उनके पैसे या जेवर अपने पास छीनने लगा। देन वो लाश को छिपाने लगा और जंगल में जो लाश सबसे पहले मिली थी वो किसी भोला मंडल नामक इंसान की लाश थी। अब ये सब सुनकर बिधन फौरन चिदम से लाश के सर के बारे में पूछता है। तभी बिधन को एडीएसपी का कॉल आता है जो कि उसे और चिदम को फौरन स्टेशन बुलाते हैं। अब तक पुलिस स्टेशन पे मीडिया जमा हो चुकी थी और चिदम बिधन से कहता है कि वो लाशों की जगह बता देगा। ऐसे में बिधन चिदम और बाकी पुलिस वालों के साथ जंगल में जाता है जहाँ चिदम लाश वाले स्पॉट्स रिवील करता है। इनिशियली वो गलत स्पॉट्स बताता है ताकि अशोक और दूसरे पुलिस वालों को मेहनत करनी पड़े, गलत जगह पे खोदना पड़े। ये चिदम का काइंड ऑफ रिवेंज था क्योंकि ये लोग बहुत उसको पीटे थे। बट देन फाइनली वो सही स्पॉट्स भी बताता है। पुलिस को लाशें मिलने लगती हैं लेकिन अशोक खुदाई कर करके परेशान था। ऐसे में वो चिदम को फिर से पीटने लगता है और चिदम गाड़ी से उतर के भागने लगता है। पुलिस उसके पीछे भागती है लेकिन चिदम भागते हुए अपने विक्टिम्स के फेंके हुए कपड़े वगैरह भी ढूंढ के पुलिस के हवाले करता है। अब इस पॉइंट तक चिदम के खिलाफ इनफ एविडेंस था लेकिन अब भी सर का मिलना जरूरी था और ऐसे में उस रात चिदम बिधौन से अकेले में बात करता है और वो क्लियरली कहता है कि उसे बस अपनी बेटी की फिक्र है। आई मीन चिदम चाहता था कि उसकी बेटी का फ्यूचर अच्छा रहे और उसकी बेटी कभी न जान पाए कि उसके पिता चिदम एक कातिल थे। चिदम ये भी बताता है कि उसे स्वपनदा से ही पता चला था कि अगर लाश का सर न मिले तो केस में कुछ प्रूव नहीं किया जा सकता। खैर अब अगले दिन चिदम वापस बिधौन से अकेले में बात करके प्रॉमिस लेता है कि बिधौन उसकी बेटी का न सिर्फ ख्याल रखेगा बल्कि बेटी को चिदम के बारे में नहीं बताएगा। बिधौन प्रॉमिस करता है जिसके बाद चिदम भागते हुए फाइनली लाश के सर की लोकेशन बता देता है। जी हाँ दोस्तों, सर मिलते केस सॉलिड हो गया था और चिदम गिल्टी प्रूव भी हो गया, साथ ही सारे एविडेंस भी कलेक्ट हो गए थे। इससे बिधौन का सस्पेंशन तो हटा ही, साथ ही देखा जाए तो बिधौन ने एक सीरियल किलर को पकड़ लिया था जिसके लिए उसे मेडल्स वगैरह भी मिलता है फॉर सॉल्विंग दिस केस। सीरीज के एंड में हम चिदम की बेटी को बिधन के घर पे देखते हैं जहाँ बिधन उसकी बर्थडे मना रहा था। यानी कि बिधन चिदम की बेटी को अपने ही घर पे पाल लिया है और वो अपना प्रॉमिस पूरा किया। यहीं पे सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी विभीषण सीरीज की कहानी और कहानी फेयरली सिंपल है। सीरीज का नाम विभीषण क्यों है वो भी मैंने आपको बता ही दिया है क्योंकि चिदम जो कातिल था वो पुलिस स्टेशन में ही काम करता था, मतलब वहां का कर्मचारी नहीं था लेकिन चाय वगैरह वहां लाके देता था। इसके अलावा सीरीज में ऐसी कुछ थियरीज नहीं है क्योंकि चिदम ही कातिल था और इनिशियल सीन्स में भी जो आदमी किसी लाश को घसीट रहा था वो चिदम ही होगा और चिदम ये सब सिर्फ पैसे के लिए कर रहा था ताकि वो अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी दे सके। देखा जाए तो चिदम को ना कभी अच्छी जिंदगी मिली ना ही इज्जत मिली और इसी का बदला वो लोगों को खत्म करके ले रहा था। अंततः जब
जब बिधन उसे इज्जत दिया, उसके साथ अच्छे से पेश आया और उसे प्रॉमिस किया कि उसकी फैमिली का वो ख्याल रखेगा, मतलब उसकी बेटी का, तो फाइनली चिदम अपने क्राइम्स को कबूल कर लिया। वहीं बिधन भी अपना वादा पूरा करते हुए चिदम की बेटी को पाल रहा है। ना अगर हम झुमुर की बात करें तो वो पहले से ही पैसे के पीछे भागती थी और इसके लिए वो किसी के साथ भी हो लेती। तो ऐसा ही वो कड़ी होगी जहां उसे कोई अमीर आदमी मिला होगा जिसे वो फंसाई होगी, जिसके साथ वो सारे पैसे और गहने लेके भाग गई होगी। चिदम को खुद भी नहीं पता था कि उसकी बीबी झुमुर किसके साथ और कहां भागी है और अंत तक भी हमें इस बात का पता नहीं चल पाता।